मत्स्य पालन में फीड, सीड और ब्रीड तीनों का काफ़ी महत्व है। और जहाँ तक सीड की बात है तो वर्तमान में जो सीड उपलब्ध हैं वो प्रायः किसी न किसी हैचरी से ही मिलता है। और हैचरी में जो विभिन्न उसके अवयव हैं उनमें सबसे पहले आपका आता है ओवरहेड टैंक, ब्रीडिंग पूल, हैचिंग पूल, कलेक्शन चैम्बर। ये जो हैं वो सभी पक्का स्ट्रक्चर हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारे अन्य तालाब हैं वो होते हैं नर्सरी तालाब, रियरिंग तालाब, ब्रूडर्स टैंक और स्पेंट फिश के लिए जो हम टैंक बनाते हैं वो। तो यहाँ पर मूल रूप से जो आज का टॉपिक है वो है ब्रूड स्टॉक मैनेजमेंट। पहले आप ये समझिए कि ब्रूड होता क्या है। ब्रूड वह फिश है जिसे कह सकते हैं कि बच्चे को चूँकि हमें बीज उत्पादन करना है तो उसके लिए वो एक तरह से वो माता पिता हैं जिनसे हमें एग्स मिलता है और वो एग से अलग अलग स्टेज में मिलते हैं, सीड प्राप्त होता है। अब यहाँ पर यह भी मैं आगे मैनेजमेंट के पहले स्पष्ट कर दूं कि ब्रूड को हम ब्रूड टैंक में मेंटेन करते हैं। ब्रूड टैंक से ब्रूड को निकालते हैं, उसे ब्रीडिंग पूल में लाते हैं। उसमें इंड्यूस्ड ब्रीडिंग के लिए जो विभिन्न तरह के हार्मोन उपलब्ध हैं उन हार्मोन से उनको इंड्यूस किया जाता है और इंड्यूस्ड ब्रीडिंग में जो एग्स निकलते हैं उन एग्स को फिर हम हैचिंग पूल में डालते हैं। हैचिंग पूल में वो स्पॉन में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो स्पॉन है उसे जो थर्ड डे जो 72 आवर्स के बाद जो होता है जिसका यॉक सैक एब्जॉर्ब हो जाता है उसे हम नर्सरी टैंक में ट्रांसफ़र करते हैं। वहाँ 15 से 20 दिन के बाद उसे रियरिंग टैंक में लाते हैं और रियरिंग टैंक से हमें फ्राई मिलता है। उसे फिर अगर फिंगरलिंग और ईयरलिंग वगैरह बनाने के लिए और अलग अलग तालाबों में ले जाते हैं। लेकिन वर्तमान व्यवस्था में जो देखने को मिलता है कि प्रायः जो हैचरी ओनर हैं वो स्पॉन की ही बिक्री करते हैं। तो और दूसरे जो किसान हैं वो नर्सरी में अपना फिर जा कर के स्पॉन को रियर करते हैं। अब है कि इस पूरे जो हैचरी जो एक मैं यूनिट की बात किया जिसके जो अवयवों की मैंने चर्चा की कि ओवरहेड टैंक, ब्रीडिंग पूल, हैचिंग पूल, एक कलेक्शन चैम्बर, सीमेंट सिस्टर्न जो होते हैं वो, इसके अलावा नर्सरी, रियरिंग और ब्रूड टैंक। ब्रूड टैंक क्या है? यह एक हैचरी का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है क्योंकि आपको जो एग्स मिलने हैं वो इन्हीं ब्रूडर से मिलना है और ये ब्रूडर्स को मेंटेन करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। सबसे पहले जो वर्तमान आज के डेट में जो एक एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड डेवलप किया गया है उसमें हम 1 हेक्टेयर एरिया में यानी 2.5 एकड़ एरिया में हम लगभग 2000 ब्रूड स्टॉक रहते हैं। 2000 कहने का मतलब लगभग 2000 से 2500 केजी ब्रूड मेंटेन करते हैं। इन ब्रूड्स को मेंटेन करने के लिए आपको पहले ये सबसे पहला पार्ट ये है कि ब्रूड लाते कहाँ से हैं। तो ब्रूड जो लाते हैं उसका सबसे बढ़िया सोर्स है अगर हम किसी वाइल्ड सोर्स से लाएं। वाइल्ड सोर्स में जो एग्स कलेक्ट होते हैं नदियों से या फिंगरलिंग या फ्राई जो मिलता है उन्हें हम डेवलप करें और उनमें से जो शूट फ्राई या बड़े जो फास्ट ग्रोइंग हैं उन्हें छांट करके अलग करके हम ग्रो करें तो एक वो ब्रूड हमें मिल सकता है। दूसरा है जैसे जयंती रोहू है जिसे विभिन्न तरह से काफ़ी सेग्रीगेशन मेथड के द्वारा जो डेवलप किया गया है या एडवांस कतला है। तो जो भी है आपको सिलेक्शन के थ्रू ये डेवलप करके रखना है। आपके भी जो ब्रीडिंग होती है उस ब्रीडिंग में से भी थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी आप निकाल के अलग से रियर करें। उनमें भी जो बेहतर परफॉर्मेंस वाले जो सीड्स डेवलप होते हैं उनको आप ब्रूड के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। परंतु यहाँ यह भी ध्यान देना आवश्यक है कि प्रत्येक वर्ष लगभग 30% ब्रूड का रिप्लेसमेंट जरूरी है ताकि अंतःकरण यानी कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बचा जा सके। इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है कि जब क्लोज रिलेटिव्स के बीच में ब्रीडिंग होती है तो उनमें सेग्रीगेशन ऑफ ट्रेट्स होता है और वो सेग्रीगेशन ऑफ ट्रेट्स हरदम अच्छे नहीं होते, वो बुरे भी होते हैं और उनसे हमें जो सीड की क्वालिटी मिलती है वो प्रायः अच्छी
नहीं होती है। अतः इससे बचने की आवश्यकता है। दूसरा, जब हम ब्रूड टैंक की मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो एक तो हुआ स्टॉकिंग, कि आप बढ़िया क्वालिटी के फिश को आप ब्रूड के लिए सेलेक्ट करें। अब उनको जहां सेलेक्ट करें आप ध्यान रखें कि उनमें किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो, उनमें विशेष तौर पर जैसे आर्गुलस वगैरह का इन्फेक्शन ना हो, उसमें कीट वगैरह ना हो, जैसे वाटर बग्स होते हैं, वाटर बिटल्स होते हैं, ये आपको वाटर स्कॉर्पियन है, या बहुत सारे इस तरह के रनात्रा जो बताया हुआ वाटर स्कॉर्पियन, या और भी एनीसॉप्स हैं, बहुत सारे हैं। ये प्रायः ना हो, क्योंकि ये सब किसी न किसी तरीके से हार्म भी करते हैं और दूसरा ये compete भी करते हैं ऑक्सीजन के लिए, फूड के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो इनसे बच के रखना है हमें। और अब फिश को डाइट के बारे में बात करें, आप सही क्वांटिटी में जब स्टॉक किए तो उनके डाइट पर ध्यान देना होगा। आप उन्हें फैट डेफिशिएंट, जितना फैट कम दें, चूँकि आपको ब्रीडिंग के लिए फ़िश को तैयार करना है जो मैच्योरिटी हो, उनको प्रोटीन, हाई प्रोटीन की फ़िश आप फीड दें। और विशेष तौर पर क्योंकि अब जो ब्रीडिंग है वो मार्च के अंतिम महीने से अप्रैल से शुरू हो जाता है, तो आप उसके 4 महीने पहले से आप फ़िश को बेहतर फीड जो आहार प्रबंधन है वो आवश्यक है। और उस पीरियड में आप देखेंगे कि विंटर का पीरियड होता है, ग्रोथ कम होता है, विंटर में आपको क्लाउडी वेदर होते हैं, तो उससे बचने की आवश्यकता है। जब आप फीड प्रबंधन से जब आते हैं तो आप लगातार उसकी मॉनिटरिंग भी करते रहें, आपकी कैसे उसमें जो, और मेल और फीमेल को करीब 1:1 की रेशियो में रखने की आवश्यकता है। अभी जो नए हाइपो इंड्यूस ब्रीडिंग टेक्निक्स हैं उनमें 1:1 के रेशियो में ही मेल और फीमेल को रखते हैं, इसलिए ज़्यादा अंतर रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हाँ, जो फीमेल हैं उनके साइज़ हम बड़े रखते हैं, 1.5 से 2 kg। फीमेल अगर 1 से 1.5 kg का हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है। अब है कि आप जो ब्रूड है उसको, ब्रूड को और क्या दें, जैसे कि कई बार ब्रूड को लोग आपको विटामिन ई की ज़रूरत काफ़ी होती है, तो आप उसे जो स्प्राउट है पैडी का या वीट का, अगर ये स्प्राउट्स अगर खिलाते हैं आप ठीक मैच्योरिटी के पहले, तो उनकी मैच्योरिटी कई गुना बेहतर होती है और उससे आपको बेहतर एग्स प्राप्त होते हैं, अच्छी क्वांटिटी में एग्स प्राप्त होते हैं। और ये जो एग्स हैं उनका फर्टिलाइजेशन भी बेहतर होता है, हैचिंग भी बेहतर होती है। अब ये जब हम ब्रूड जहाँ पर रखते हैं उसमें प्रायः आप थोड़े थोड़े अंतराल पर जाल चलाकर चेक करते रहें, उनका जो गोनाडल डेवलपमेंट है उसे देखते रहें। और जब भी ब्रूड को सेलेक्ट करते हैं आप ब्रीडिंग के लिए, तो आपको 2-3 चीज़ों को देखना आवश्यक है कि फ़िश को आप ऐसे ही आप टच करेंगे जो फीमेल होगी। पहले तो मेल और फीमेल की पहचान प्रायः लोग जानते हैं, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन मैं इसे बता रहा हूँ कि मेल और फीमेल को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि जब आप मेल के पेक्टोरल फिन को आप टच करेंगे तो वो रफ होता है यानी रुखड़ा होता है, और फीमेल का पेक्टोरल फिन होता है वो स्मूथ होता है यानी चिकना होता है। इसके अतिरिक्त फीमेल जो होती है उसका बेली होता है वो बल्ज होता है, थोड़ा खुला हुआ होता है, मेल का उस तरह का नहीं होता है। फिर आप अगर वेंट की बात करते हैं, जो जेनेटल ओपनिंग्स होती हैं, मेल का होता है वो डिप्रेस्ड होता है और फीमेल का होता है वो प्रोट्रूडिंग होता है। ये में सामान्य अंतर है। और जब मैच्योरिटी के स्टेज में देखेंगे तो देखेंगे कि फीमेल की बेली है वो बिल्कुल मुलायम हो जाती है और हल्के प्रेस के साथ उससे एग्स निकल आते हैं, या आप कैथेडर के हिसाब से आप एग्स को निकाल करके आप अगर माइक्रोस्कोप में देखते हैं और उसका न्यूक्लियस अगर वॉल की तरफ शिफ्ट हो रहा है, सेल मेम्ब्रेन के किनारे में साइड में शिफ्ट हो रहा है, तो समझिए कि ये फिश ब्रीडिंग के लिए तैयार है। दूसरा है कि जब आप मेल फिश को लेते हैं और मेल फिश का जो बेली पर आप जैसे ही हाथ रखते हैं तो उसका मिल्ट जो है, जो उसका जेनेटिक मटेरियल है वो बिल्कुल वाटरी अगर हो, बिल्कुल पानी की तरफ फ्लो करता हो, तब समझें कि यह भी तैयार है। आपको जब ब्रूड मैनेजमेंट का एक पार्ट है कि ब्रीडिंग के लिए तैयार करना, परंतु जो फिश जिसे इंजेक्ट कर दिया गया और ब्रीड कर गई वह पुनः चूंकि ब्रूड के रूप में यूज होगी, तो उनका भी एक अलग से तालाब होना आवश्यक है, ताकि ब्रीडिंग के समय काफ़ी, चूँकि इंजेक्शन पड़ता है, हार्मोन दिया जाता है,
फिश काफ़ी एग्रेशन में रहती है तो इंजरी भी होती है। उनसे क्या करना है कि जैसे ही जो फिश लाइव और हेल्दी कंडीशन में मिलती है उनको आप पोटेशियम परमैंगनेट में या सॉल्ट में एक सॉल्यूशन में एक डिप दें, और डिप देने के बाद उसको आप अलग से एक तालाब में जहाँ बेहतर एरेशन की व्यवस्था हो उसमें डालें। प्रारंभ में वो एक आध दिन वो नेचुरल फूड भी नहीं खाती है, लेकिन जैसे ही आप उसे बढ़िया टैंक में रखेंगे तो चांस होता है कि एक सर्वाइवल भी बेहतर होता है, और अगले साल के लिए भी आपको ब्रूड के तौर पर उस फिश को यूज कर सकते हैं। तो यह आपके लिए एक बहुत बड़ा एडिशनल बेनिफिट होता है, क्योंकि आप उसी फिश को रिपीटेशन में यूज कर रहे हैं, तो अगले साल वो और बेहतर ढंग से परफॉर्म करेगा। अब ब्रूड मैनेजमेंट में आपको मैंने आहार प्रबंधन के बारे में बताया, डिजीज मैनेजमेंट के बारे में बताया। आपको वाटर मैनेजमेंट में भी आपको फिश को स्ट्रेस में नहीं जाने देना है। किसी भी परिस्थिति में आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन का लेवल ऑप्टिमम हो, 4-5 ppm से ऊपर हो, उसमें अमोनिया का लेवल बिल्कुल न बढ़े, उसमें बाकी जितने भी आपको अनडिजायर्ड गैसेस हैं या उसमें कलर है वो मतलब अनडिजायर्ड गैसेस बिल्कुल न डेवलप हो पाए, उसमें नाइट्राइट नहीं हो पाए, फ्री अमोनिया नहीं हो पाए, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं डेवलप हो, हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं डेवलप हो, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं होना चाहिए, आयरन की मात्रा कम होनी मतलब नहीं के बराबर हो, क्योंकि हैचरी वहीं बनाते हैं जहाँ पर आयरन की मात्रा नहीं होती है। तो इन सब चीज़ों को वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट, फीड मैनेजमेंट, डिजीज मैनेजमेंट, सिलेक्शन ऑफ ब्रूडर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिलेक्शन के बाद उनकी रखरखाव और प्रबंधन के अंत में आप सेलेक्ट करें। दूसरी बात, आप उतने ही फीमेल या मेल को ले जाएं अपने ब्रीडिंग टैंक में जितने उसकी कैपेसिटी है, कैपेसिटी से थोड़ा कम ही रख के करें। जैसे कि 1 क्यूबिक मीटर में लगभग 3 से 3.5 kg ब्रूडर डालते हैं, जिसमें 1:1 की रेशियो में मेल और फीमेल रखते हैं। और इसे ब्रीडिंग के दौरान आप अगर 4 मीटर डाया का अगर कोई टैंक है और 1.2 मीटर रखते हैं तो लगभग इसमें 15 क्यूबिक मीटर पानी होता है, और इसमें 40 to 45 kg आप ब्रूड स्टॉक डालते हैं, जिसमें कि 50% जो नंबर होते हैं वो फीमेल का होता है। तो इस तरह से आप फीमेल को मेंटेन और एक फीमेल से ऑन एन एवरेज आपको 1 से 1.5 लाख अंडे मिलते हैं। हम लोग मेजर कैलकुलेशन में उसे 1 लाख की मान के चलते हैं, यानी 1.5 kg की एक फिश अगर लेते हैं तो 1.5 लाख अंडा उससे मिलता है। अंडे से लगभग 90% अंडे फर्टिलाइज होते हैं, और फर्टिलाइज्ड अंडों से लगभग 80% स्पॉन में 70% स्पॉन में कन्वर्ट होता है। यानी कि इसे अगर डाउनवर्ड कैलकुलेशन आप करेंगे तो आपको 100 से यह 72% है स्पॉन में मिलता है, और उसके बाद पुनः आप जब करेंगे 72% से तो उससे 70% फिर इससे आपको कन्वर्ट होता है फ्राई में। हैचिंग 72%, 90% फर्टिलाइजेशन, 80% हैचिंग और 70% एज ए हैचलिंग यानी स्पॉन। यह 72% आता है, लेकिन फ्राई होते होते या अर्ली फ्राई होते होते ये 50% पर आ जाता है। तो लोग मान के चलते हैं कि 1 kg फीमेल से लगभग 50,000 हमें अर्ली फ्राई मिल सकता है अगर इसका प्रबंधन बेहतर हो। और ब्रूड स्टॉक मैनेजमेंट की पर मोटे तौर पर जो मैंने बातें बताई, इसे अगर ध्यान रखा जाए तो बड़ी सफलता से इसे किया जा सकता है।